सन 1999 में मैं योसेमिटी नेशनल पार्क में पार्क रेंजर के तौर पर काम करता था। यह वो नौकरी कभी नहीं थी जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। सच कहूँ तो जब तक मेरा घुटना खराब नहीं हुआ और मुझे अमेरिकन फुटबॉल खेलना बंद नहीं करना पड़ा, तब तक मेरा एकमात्र सपना NFL में खेलना था। मैं उससे पूरी तरह ग्रस्त था। सुबह फुटबॉल, दोपहर फुटबॉल, रात को भी फुटबॉल के सपने। लेकिन ज़्यादातर यूथ के सपनों की तरह भी वो भी हवा हवा ही निकला। मुझे नौकरी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी बहुत जल्दी। तभी मेरे एक अंकल ने बताया कि योसेमिटी में पार्क रेंजर की वैकेंसी है। ये सुनकर मैं तुरंत राज़ी हो गया। मैंने उनको एग्री किया। उन्होंने कहा था कि काम बहुत आसान है, ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है, और जब तक राज्य की फंडिंग है, जब तक धरती पर पेड़ उग रहे हैं, तब तक नौकरी पक्की है। तो बस 23 साल की उम्र में मैं पार्क रेंजर की वर्दी में घाटियों और पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करता हुआ मैंने लगभग 2 साल की नौकरी कर ली थी। मार्च 1999 तक तो मुझे सच में यह काम बहुत पसंद आने लगा था। बाहर रहने का मतलब था हर रोज़ नेचर के बीच में रहना। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 18 मार्च 1999 को जो कुछ देखने वाला हूँ वो मेरे दिमाग से कभी बाहर नहीं निकलेगा। वो घटना एक सीरीज की शुरुआत थी जिसके साथ साथ मैं धीरे धीरे जुनूनी हो गया और जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सब कुछ एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ। कॉल पर जंगल में आग की सूचना थी। मेरे बॉस ने बताया कि एक हाइकर ने सोनोरा काउंटी के लॉन्ग बर्न इलाके में पेड़ों के बीच से धुआं उठते देखा है। आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि योसेमिटी जैसे इलाके में जंगल की आग कितनी भयानक हो सकती है। हम रेंजर्स इसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं। लॉन्गबर्ग टेक्निकली रूप से हमारे एरिया में नहीं था, वो स्टेनिसलास नेशनल पार्क के ज़्यादा करीब है, लेकिन उस इलाके में कोई नहीं था जो जांच कर सके। इसलिए बॉस ने मुझे भेज दिया और कहा कि अगर आग ज़्यादा गंभीर लगे तो फायर डिपार्टमेंट को बुला लेना। ऐसी कॉल्स आम थी। ज़्यादातर बार ये बस किसी परिवार की बारबेक्यू आग बेकाबू हो जाती है या बच्चों का कैंप फायर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। खैर, मैंने उनको हाँ कर दी। वहाँ तक आने जाने में बस 2 घंटे लगने थे। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद मैं लॉन्ग बर्न पहुँचा। मैंने देखा कि दूर पेड़ों के ऊपर काला धुआं उठता दिख रहा था। ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि काला धुआं मतलब लकड़ी नहीं, कुछ प्लास्टिक की चीज़ जल रही थी, शायद कपड़ा जल रहा था। पहले तो मुझे राहत मिली कि ये जंगल की आग नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा तो जलाया था जो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी जहाँ तक हो सकी वहाँ पार्क की और धुएं की गंध को सूंघते हुए पेड़ों के बीच पैदल चलना शुरू कर दिया। गंध जितनी तेज हो गई थी उतना ही साफ होता गया कि कुछ तो जल रहा है। फिर मैंने देखा पेड़ों के बीच एक जली हुई छोड़ी हुई कार जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। लगता था आग रात में लगाई गई है और सुबह तक ज़्यादातर बुझ चुकी है। पहला ख्याल आया शायद जॉय राइडर्स या फिर कार चोरों ने किसी की गाड़ी चुराई है, यहाँ वहाँ घुमाई और फिर सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। लेकिन तभी एक दूसरी गंध आई। वो गंध जलते हुए मांस की थी। मैं खुद बारबेक्यू का शौकीन हूँ। मुझे पता है जब महंगा स्टेक ज़्यादा देर तक ग्रिल पर रह जाए तो कैसी बदबू आती है। लेकिन कार से यह गंध, यह बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं बहुत बेचैन हो गया। मैंने गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया, कहीं जानवर का शव तो नहीं है या फिर किसी इंसान की लाश, लेकिन कुछ नहीं दिखा। गाड़ी के नीचे भी देखा तो सब कुछ खाली था। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और सोनोरा काउंटी शेरिफ को कॉल की। उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे में उनके आदमी आ जाएंगे और तब तक मैं वहीं रुकूं ताकि उन्हें जगह दिखा सकूं। अब चूंकि 1-2 घंटे मुझे इंतज़ार करना था, मैंने अपने ट्रक के डिब्बे से एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और बची खुची छोटी छोटी आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद भी ट्रंक से धुआं निकल रहा था और जलते हुए मांस की गंध और तेज़ हो गई। तभी समझ आया कि ट्रंक में कुछ तो है। मैं जानता था कि जैसे ही वो लोग आएंगे ट्रंक खुलेगा। मैं वहाँ नहीं देखना चाहता था जो कुछ भी अंदर था। आखिरकार वे आ गए। मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या शक है। एक डिप्टी क्राउवर ने ट्रंक खोला। आग की वजह से ताले पहले ही पिघल चुके थे। जो अंदर था उसे देखकर मैंने वहीं जंगल में अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट उलट दी। मुझे बहुत तेज़ उल्टियाँ हुई। काले जले हुए मांस का ढेर था, मुड़ी तुड़ी हुई अकड़ी हुई टांगे और हाथ। सालों तक हिंसा देख चुके डिप्टी भी परेशान हो गए। एक पेड़ से टेक लगाकर मुंह पर रुमाल रख लिया। दूसरा कॉर्नर को फ़ोन करने चला गया कि यहाँ पर लाशें मिली हैं।
उन्होंने मुझे कहा कि मैं योसेमिटी वापस जा सकता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सका वहाँ से निकल लिया। बाद में पता चला कि ट्रंक में जली हुई दोनों लाशें कैरोल सुंड और सिल्विना पेलोसो की थी। फरवरी में कैरोल, उनकी बेटी जूली सुंड और सिल्विना योसेमिटी के पास सीडर लॉज में आखिरी बार जिंदा देखे गए थे। मेरे एक सहकर्मी ने उन्हें आखिरी बार देखा था। यह मामला राष्ट्रीय अखबार बन गया था। पीपल मैगजीन के कवर पर भी आया था। लापता होने के 3 दिन बाद कैरोल का बटुआ मोदेस्टो शहर की सड़क पर मिला था। जूली सुंड की लाश डॉन पेद्रो जलाशय के पास एक ओवरलुक पर भरी झाड़ियों में मिली थी। उसका गला कान से कटा हुआ था। शुरुआत में पुलिस और FBI ने कुछ मेथ एडिक्ट्स पर शक किया था, जिनका औरतों को अकेले में परेशान करने का रिकॉर्ड था, लेकिन सारे लीड ठंडे पड़ गए जब एक नया सबूत मिला। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे लिए तो और भयानक हो गई। योसेमिटी इंस्टीट्यूट में एक लड़की काम करती थी, जोई रूथ आर्मस्ट्रॉन्ग। सब उसे जोई कहते थे। बहुत हंसमुख और बुलबुले जैसी लड़की थी। मैं उससे बस 1-2 बार मिला था, लेकिन साफ पता चलता था कि वो अपने काम और नेचर से बहुत प्यार करती थी। जुलाई 1999 में जोई ने सॉसलिटो में दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया। उसके साथ रहने वाले सहकर्मियों ने उन्हें अलविदा कहा और उसे पेड़ों के बीच से जाते देखा, लेकिन जब लौटने का वक्त आया तो वापस नहीं आई। उसने इमरजेंसी नंबर छोड़े थे। जब फ़ोन किया गया तो दोस्तों ने बताया कि उनके यहाँ अभी नहीं पहुँची है। रेंजर्स ने उनके केबिन के आसपास सर्च शुरू की। उसकी सफ़ेद पिकअप ट्रक अभी भी ड्राइव में खड़ी थी। सामान पैक था। पास ही टूटे हुए पौधे, दबे हुए घास, फर्न और पैरों के निशान मिले, जैसे कोई भागा हो या खदेड़ा गया हो। फिर एक चाबी का गुच्छा चमकता हुआ मिला। उसी के पास एक लाश थी, सफ़ेद टी-शर्ट और नीली जीन्स, वही जो जोई ने पहने थे, लेकिन उसका सर नहीं था। हत्यारे ने सिर काट दिया था। हम सब के लिए दूसरा झटका था। जिस दहशत को हम भूलना चाहते थे वो वापस आ गई थी। योसेमिटी के अंदर हत्या बहुत अजीब थी। पिछली हत्या 1987 में हुई थी, जब एक आदमी ने बीमा के पैसों के लिए अपनी पत्नी को चट्टान से धक्का दे दिया था। नेशनल पार्क में मर्डर होने की संभावना 2 करोड़ में 1 होती है। जोई की हत्या के तुरंत बाद पुलिस को किस्मत ने साथ दिया। एक सहकर्मी ने बताया कि जोई के केबिन के पास एक नीले सफ़ेद 1979 इंटरनेशनल स्काउट खड़ी थी। पुलिस ने एड्रेस निकाला। कुछ दिन बाद 2 रेंजर्स ने वही गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी देखी। पास के नदी किनारे एक आदमी पूरी तरह नंगा धूप सेक रहा था। पूछने पर उसने बताया कि वह सीडर लॉज का मेंटेनेंस वाला है और उसका नाम कैरी स्टेनर है। वह शर्मिंदा हुआ और वहाँ से चला गया, लेकिन रेंजर्स ने उसकी गाड़ी के टायर के निशान जोई के लाश वाले स्थान से मिलाए, जो कि परफेक्ट मैच हुए। कुछ दिन बाद कैरी को सैक्रामेंटो के एक न्यूडिस्ट रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने तुरंत कबूल कर लिया। जोई की हत्या, कैरोल सुंड, सिल्विना और जूली की हत्या सब उसने किया। FBI ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि बचपन से ही औरतों को नुकसान पहुंचाने के उसे ख्याल आते थे। सिर में आवाज़ें आती थी जो उसे मारने के लिए कहती थी। 5 महीने तक यह हत्यारा हमारे बीच ही घूमता रहा। सीडर लॉज में मेंटेनेंस का काम करता रहा और सबको लगता था कि वह बस थोड़ा अजीब है। स्टेनर परिवार का नाम पहले भी खबरों में था। जब कैरी 11 साल का था, उसके छोटे भाई स्टीवन 7 साल को एक अपराधी केनेथ पॉर्नेल ने अगवा कर लिया था। 7 साल तक गुलाम बनाकर रखा, लेकिन स्टीवन भाग निकला। किताबें, TV सीरीज, शायद यही सब देखकर कैरी के दिमाग में कुछ टूट गया। ट्रायल में उसने खुद को पागल बताया। उसके वकीलों ने बताया कि उसकी फैमिली में मिसबिहेव और मानसिक बीमारी का इतिहास था। उसे बिगफुट दिखता था। उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। कबूलनामा करने के बदले उसने अश्लील तस्वीरें मांगी थी। फिर भी जूरी ने उसे पूरी तरह होश में पाया और 4 हत्याओं के लिए उसे दोषी ठहराया गया। 2002 में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। आज भी सितंबर 2019 तक वो कैलिफोर्निया की डेथ रो में है, लेकिन स्टेट के कानूनी पेंच की वजह से शायद कभी फांसी ना हो। मैं जानता हूँ ये बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए जुनूनी बन चुकी है। उन जली हुई लाशों को देखने के बाद से ये मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे अनुभव पर एक किताब लिखूँ, जहाँ मैंने काम किया, जहाँ ये सब हुआ, उसकी कहानी। अगर ये मेरे सिर से बाहर नहीं निकल सकता तो कम से कम इसे थेरेपी की तरह इस्तेमाल करूँ, और शायद कुछ लोग इसे पढ़कर भी पसंद करें।
हाँ, मुझे लगता है कि दूसरे के दुख से पैसे कमाना थोड़ा वैम्पायर जैसा लगता है, लेकिन फिर भी कमेंट में आप बताइए कि क्या सोचते हैं।